हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एज यू एज you are seeing on screen, today we will discuss about theorems which are easy theorems, but also those important theorems, okay, in linear algebra. So we will discuss first theorem. We are reading row equivalent matrices have the first of all, row equivalent matrices have the same row space। कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस जो होती है ना, मतलब एक मैट्रिक्स से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके हम जो दूसरी जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो उन दोनों का जो रो स्पेस है वो सेम होगा। अब वो कैसे होगा देखिए, हमने पहले वीडियोस में जब हमने लीनियर मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म की डेफिनेशन वगैरह जब हमने की थी, तो हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए, जहाँ पर पी हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, यानी कि पी मैट्रिसेस हमारा था एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट था। और एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल ऑपरेटर लगाने से मिली है जो मैट्रिक्स, उनको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते थे। ये तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब इसका ये है कि हमने बी पे ऑपरेशन लगा करके, जो ऑपरेशन लगा करके हमने बी बी के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करके हमने ए को बनाया, सेम ऑपरेशन यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएं तो हमारे पास पी मिलेगा। ये है पी, ओके। और हमारे पास यदि ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो ये इन्वर्टिबल भी होगा, पी इज इन्वर्टिबल, ओके। तो हमें इसको देखें, अब P इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी ए हमारे पास ये है। इसका मतलब क्या है, जो B का जो रो स्पेस है, ये P मान लीजिए, P के मान लीजिए कॉलम्स हमारे पास आए हैं P1 P2 Pn, और A के हमारे पास रो हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n। ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तीनों हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो हम मान रहे हैं P इन्वर्टिबल है, ओके। तुम देखेंगे जो B आएगा, B के जो रो स्पेस आएगा वो क्या आएगा, P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 प्लस Pn अल्फ़ा n। मतलब ए के रो स्पेस के द्वारा इनका कम्बिनेशन आएगा, ए की रोज का कम्बिनेशन। मतलब रो स्पेस ऑफ बी इज ए सब स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ बी इज सब स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, क्योंकि ए की रोज के लिनियर कम्बिनेशन में हम बी को लिख रहे हैं, और बी की रोज जो आएंगी वो ऐसे ही कॉलम में, जब हम फर्स्ट रो लेंगे, इस कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, इसमें फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो, ऐसे कॉलम वाइज हम लेते जाएंगे तो हमारे पास रोज आती जाएंगी बी की। ये हुआ रो स्पेस बी का सब स्पेस है रो स्पेस ऑफ ए का। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ऐसा करें, ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी, यहाँ पर भी P तो इन्वर्टिबल है, सेम बात हमारे पास है। तो रो स्पेस ऑफ A इज सब स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ B, वो उसके सब स्पेस, उसके रो स्पेस का सब स्पेस है, एक दूसरे के सब स्पेस, एक दूसरे के रो स्पेस के सब स्पेस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहेंगे हम, दोनों के जो रो स्पेस हैं वो सेम हैं, ठीक है। बी का रो स्पेस मान लीजिए बी आर है, और ए का रो स्पेस ए आर है। बी सब स्पेस है ए आर का, एंड ए सब स्पेस है, ए आर सब स्पेस है बी आर का। तो हम क्या कहेंगे, ए आर इज इक्वल टू बी आर, ओके।
नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। दिखने में यदि आपने थोड़ा सा भी लीनियर अलजेब्रा यदि पढ़ा है तो आपको ये बहुत इजी थ्योरम फील होगी। क्या है कि लेट आर बी ए नॉन जीरो रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। आर क्या है? रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स हमारे पास है, उसकी डेफिनेशन हमने पहले की थी। देन द नॉन जीरो रोज वेक्टर ऑफ आर फॉर्म ए बेसिस। यदि हम कैजुअली इसको हम देखेंगे, कोई भी रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म हमारे पास होती है किसी मैट्रिक्स की, तो उसमें जहाँ लीडिंग एंट्री होती है उसमें सभी जीरो होते हैं। ठीक है, ये जीरो यहाँ यदि है तो ये जीरो, यहाँ यदि है तो ये जीरो, ये जीरो जीरो। कहीं पर भी हमारे पास लीडिंग एंट्री कहीं पर भी आ जाए, वहाँ हमारे पास क्या होगा? जीरो ही होगा। उस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ करके सभी जीरो होंगे। तो ऐसी यदि हम देखें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो बनती हैं। ये सभी रोज हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई रो नहीं होगी तो वो जीरो रो बन के रह जाएगी, क्या ही बात है, लेकिन होगी लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है हमारे पास आर। मान लिया ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, इसकी रोज है हमारे पास आर नॉन जीरो रोज हैं, जो क्या है? रो वन, रो टू। इसको यदि हम ऐसे लिखें, रो वन, रो टू, रो आर और बाकी जीरो, ये हमारे पास रोज हैं इसकी आर रो। ठीक है, अब नॉन जीरो रो है तो उसमें लीडिंग एंट्री भी होगी। मान लीजिए इसमें के वन इस कॉलम पे लीडिंग एंट्री है, इसमें के टू कॉलम पे है, इसमें के आर कॉलम पे है। ठीक है भाई, ये के वन या टू या थ्री कुछ भी नहीं है, ये के कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, एक कंडीशन हमने पहले देख रखी है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में एक में यदि के जो भी आया है तो उसके सभी, मान लीजिए फर्स्ट रो में यहाँ पर हमारी लीडिंग एंट्री आ गई वन, इसमें सभी जीरो होंगे। और इससे पहले वाले जो कॉलम है किसी की भी लीडिंग एंट्री इनमें नहीं आ सकती। ठीक है, किसी की भी लीडिंग एंट्री यदि आएगी वो इस साइड आएगी, मतलब इससे ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम में आएगी। यदि हम कॉलम को मार्क्स करें कॉलम्स को, तो कॉलम्स जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे नंबर्स उनके। ओके, इस साइड हमारी लीडिंग एंट्री किसी की भी नहीं आएगी। ओके, एंड तो हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा। K1 K2 जो है, K1 लेस देन K2 लेस देन KR, ये हमारे पास बन गया भाई। और यदि हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होगा? जो आर होगी वो कैसे होगी? आर आई जे इसका एलिमेंट, लीडिंग एंट्री से पहले सभी जीरो होते हैं, क्योंकि लीडिंग एंट्री क्या होती है? किसी पार्टिकुलर रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास होता है, तो उससे पहले वाले सभी जीरो। तो इसका मतलब आर आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे लेस देन के आई। यानी कि ith रो की लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उससे पहले वाले कॉलम में सभी जीरो होंगी। समझे आप बात? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आर आई जे इज इक्वल टू आर के जे इज इक्वल टू डेल आई जे फॉर ऑल के जे, फॉर ऑल आई जे आप मान लो। इसका मतलब क्या है कि आर आई के, आई का मतलब ith रो में जब के आई कॉलम हम देखेंगे जो लीडिंग एंट्री है, के आई कॉलम होगा, लीडिंग एंट्री हमारे पास वन होगी, जहाँ डेल्टा, ये क्या करोनेकर डेल्टा है,
कि आई बराबर आई नॉट इक्वल टू जे देन 0 एंड आई इक्वल टू जे देन 1। ओके, ये हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा है, इसकी आपको समझना चाहिए। इसको कैसे देखिए, डेल आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, तो आर आई के जे डेल आई जे होगा। क्यों होगा? यदि जे आई के इक्वल है, मतलब आर आई में के आई, हमने पहले डिनोट कर रखा है के आई, इसकी लीडिंग एंट्री वाला कॉलम है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वरना सभी 0 होंगे उसमें। ठीक है, देखिए अब, और K1 लेस देन K2 लेस देन K3 ये हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास आएगा पैटर्न। अब ये हमारे पास पूरी रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म को डिनोट कर रहा है। अब यदि हम देखें, मान लीजिए कोई भी अल्फा इसमें बिलोंग कर रहा है इसके रो स्पेस में, उसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी रोज के कम्बिनेशन में लिखेंगे। कैसे? C1 रो 1 प्लस C2 रो 2 प्लस CR रो R। अब यहाँ हम क्या प्रूव करेंगे? जो हमारा एक और बीटा हमारा यहाँ पर क्या है? B1 BR है। ठीक है, इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन B1 BN है, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। अब बीटा का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा B1 जो होगा, वो देखिए B1 क्या एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऐसी रो में ही, मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब B1 जहाँ पर आएगा वहाँ पर की उस कॉलम में ये हमारी रोज हैं, B1 फर्स्ट कॉलम पे आया, तो इसमें कोई एक रो की लीडिंग एंट्री एग्जिस्ट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? तभी तो हमारे पास B आया। और जिसकी कर रही होगी उसी का मल्टीप्लाई सी आई, उसी रो का सी जे या सी आई आप मान लीजिए, वही कोफिशिएंट नॉन जीरो हमारे पास होगा। और लीडिंग एंट्री 1 है तो वो नॉन जीरो भी होगा और B1 के इक्वल होगा, यानी कि बी जे इज इक्वल टू सी जे बी जे के। ठीक है, सॉरी बी जे के नहीं, बी के जे। बी के जे का मतलब जो हमारे पास ये है के एथ पे होगा, जो के एथ क्या है? किसी रो की, मतलब जे एथ रो की जो वो कॉलम है ना जहाँ उसकी मतलब लीडिंग एंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ये सी जे उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए B1 हमारा आया, ये आया थर्ड रो में आया, तो थर्ड रो की जो ये है लीडिंग एंट्री 1 होगी और K3 होगा हमारे पास ये, तो B हमारा फर्स्ट हमने मानना, तो B1 किसके इक्वल होगा? C1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि K3 हमने 1 माना कि थर्ड रो में लीडिंग एंट्री फर्स्ट कॉलम पे है। K3 का मतलब क्या है? जहाँ लीडिंग एंट्री है, तो K3 लीडिंग एंट्री हमें मिली थर्ड रो में, मतलब फर्स्ट कॉलम पे, तो ये 1 हो गया। और C1 हमारे पास फिर 1 होगा, ओ सॉरी C3, K3 अगर हम देख रहे हैं, थर्ड रो का हम लीडिंग एंट्री देख रहे हैं, तो C3 हमारे पास 1 हो जाएगा, बस हमारा काम हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे आप देखिए, इसको ये हमने लिखा, हम अब बी के जे लिखते हैं, बी के जे, ये क्या होगा? समेशन सी आई इंटू में आर आई के जे। बी के जे हमारे पास ये आया कि मतलब कोई भी बी के जे हम लेंगे,
कोई भी केजे हम लेंगे, मतलब बी को 1 और n में से कोई भी उठा करके हम लेंगे, वो लीनियर कम्बिनेशन होगा उस केजे कॉलम का और सभी रोज का, i बराबर 1 to r। बी केजे B1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम का सभी रो का लीनियर कम्बिनेशन। Bn हमारे पास क्या है, nth कॉलम का सभी रो का लीनियर कम्बिनेशन है। समझे आप मेरी बात। अब देखिए आर आई के जे क्या है, डेल आई जे है, आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई डेल आई जे। आर आई के जे हमने पहले लिखा है ना, आर आई के जे डेल आई जे है। ये अगर डेल आई जे है तो ये सिर्फ आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू जे पे ही हमारे पास क्या पाएगा, 1 पाएगा, बाकी 0। देन ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, सी जे हो गई। अब देखो बी के जे हमारे सी जे के इक्वल है, बी के जे अगर सी जे के इक्वल है तो हमारे पास यदि हम बीटा को 0 माने, B1 Bn इसको हम माने 0, तो हमारे पास सभी सी जे भी 0 आएंगे। और यदि सभी सी जे 0 आएंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो जाएंगी। ठीक है, ये बिलोंग टू नहीं, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। ये हमारी यदि सभी C1 0 हो गई तो बाय डेफिनेशन सभी रो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं कि m क्रॉस n पॉजिटिव इंटीजर है, लेट p बी द फील्ड f मान ले या p मान ले, कोई भी फील्ड है, सपोज w सबस्पेस ऑफ fn है। देखिए m क्रॉस n पॉजिटिव इंटीजर है, w क्या है, सबस्पेस है fn का। fn का सबस्पेस मतलब उसमें n कोऑर्डिनेट होंगे, n टपल्स वाले एलिमेंट्स होंगे, और डायमेंशन ऑफ v क्या है, लेस देन m है। मतलब w में जो इसको स्पेन जो इसको करने वाली रो हैं वो लेस देन m है। ठीक है, देन देर इज प्रिसीजली m क्रॉस n रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स और f विच हैज w एज इट्स रो स्पेस। कोई भी w सब स्पेस हमारे पास fn का है यार, वो सब स्पेस है, उसके डायमेंशन m या m से लेस देन है, तो उसके वाली कोई बेसिस हमारे पास एग्जिस्ट करेगी ना, उसको स्पेन करने वाली, जिसमें एलिमेंट्स m होंगे m से कम होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यदि हम उसकी बेसिस को ही ऐसे लिख दें तो वो रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाएगी, और वही हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि लेंथ तो हमारे पास n है, इसकी कोऑर्डिनेट n है, और नंबर ऑफ जो डायमेंशन है वो क्या है, m है। तो m क्रॉस n की हमारे पास वहाँ कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी ही मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इसकी करोलरी, ईच m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। A कोई भी मैट्रिक्स है, वो किसी एक के ही रो, मतलब रो एक्लोन मैट्रिक्स किसी एक ही रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट होगी। अरे यार मान लीजिए A है, इसको हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाया R, ये हमारी क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है। मान लीजिए इसी A को हमने दूसरी में बना दिया R डैश में, R डैश ये भी रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में। आप एक चीज़ देखिए, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म होती है जो, वो यदि सेम है, देखिए A R के रो इक्विवेलेंट है, R डैश के भी रो इक्विवेलेंट, और R डैश भी क्या हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, R और R डैश हमारे पास यदि रो इक्विवेलेंट हो गई तो दोनों रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है, अलग अलग नहीं हो सकती रो रिड्यूस्ड। यदि ये रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है ही तो इस पर क्या ही ऑपरेशन लगाने हैं भाई, इस पर कोई ऑपरेशन लगेगी ही नहीं, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। और इस पर भी, इस पर तो दोनों क्या हो जाएंगी, R डैश इज इक्वल टू R। तो इसके पास क्या होगा, ओनली वन एंड ओनली वन रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स होगी जो रो इक्विवेलेंट होगी। सेकंड करोलरी हमारे पास उसी थ्योरम की क्या बोलती है कि ए बी कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, A एंड B रो इक्विवेलेंट होगी यदि उनके पास रो स्पेस क्या है, सेम है। अब रो स्पेस को कौन डिफाइन करता है, उनकी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। A मान लीजिए रो इक्विवेलेंट है R के, B रो इक्विवेलेंट है R डैश के। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रो इक्विवेलेंट है ये दोनों, तो R और R डैश भी रो इक्विवेलेंट होगी, सेम हो गई पहले इससे फर्स्ट हमारे पास करोलरी से सेम हो गई।
तो सेम रो स्पेस हो गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम इसमें क्या है, इसका कन्वर्स यदि देखें, दोनों के पास सेम रो स्पेस है। सेम रो स्पेस का मतलब ए जिसके रो इक्विवेलेंट है आर एंड बी जिसके रो इक्विवेलेंट है आर डैश, दोनों के पास रो स्पेस सेम है, तो आर और आर डैश के पास भी रो स्पेस सेम होगा, और आर और डैश रो इक्विवेलेंट होंगी, इक्वल होगी तो ए एंड बी भी रो इक्विवेलेंट होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल जो पूरा निचोड़ को देगा, किसका, पूरा कंक्लूजन हम इस एग्जांपल से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट वाली का भी और इसका भी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोलता है, ए पार्ट क्या बोलता है कि A1 A2 यहाँ पर A3 ये बेसिस बनाएगा। सबसे पहले तो भाई बेसिस की देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी ये थोड़ा आगे पीछे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख लीजिए। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 1 2 2 1 0 2 0 1 -2 0 -4 3, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या देखना है, इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ये इसकी तीनों रोज को देखेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। यदि तीनों रो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रही है तो हमारे पास ये वैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। रो इक्विवेलेंट फॉर्म इसकी अगर हम बनाते हैं तो वो क्या बनती है, देखिए आप इसको रो ऑपरेशन लगा करके बना दीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ 1 0 2 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1। ये देखिए ये इसकी क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये रो ये रो ये रो, ये तीनों रो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तीनों रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो तीनों क्या बना रही है, बेसिस बना रही है, नो प्रॉब्लम। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, रो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, 3 है, और रो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ नॉन जीरो पीछे प्रूव करके आए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, थ्योरम किए हमने अभी अभी। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और बेसिस बना दिया डब्लू के लिए। डब्लू कोई भी सबस्पेस बनेगा R4 का, ठीक है भाई, R4 का सबस्पेस बनाया क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट 4 टपल्स वाले इसमें एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बी मान लिया, B1 B2 B3 B4 एक वेक्टर मान लिया डब्लू में, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं A1 A2 A3 के रिस्पेक्ट में। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इसको आप एक मिनट सी टाइप को इसको एक साइड में रखिए। कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब कि B1 B2 B3 को अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, B1 B2 B3, B को लिखना है हमने x α1 प्लस y α2 प्लस z α3 ऐसे लिखना है। तो x y z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ये हमको देखना है। ठीक है, तो इसको हम बड़ा इजी वे से इसको हम करेंगे। इजी वे तो वैसे आप हम डायरेक्टली उससे भी इसको कर सकते हैं, मतलब इसकी फॉर्म में लिख करके एक्स वाई जेड को मल्टीप्लिकेशन करवा के इनसे α1 α2 α3 एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, α1 α2 α3 को सॉरी ऐसे लिख करके इनको कॉलम की फॉर्म में इनको लिख लो, α1 α2 α3 एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कराओ इज इक्वल टू B1 B2 बना करके, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनकी लेकर के, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनकी क्या बनेगी, α1 α2 α3 और यहाँ पे आ जाएगा B। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट इसको हम एक अलग मेथड से इसको हम करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, α1 α2 α3 ये 3 रोज हैं, B के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है भाई, अब जो α1 और α1 α2 α3 ये रो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके आई है, 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ये इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म आई है, इसको मान लिया आर। और सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाने के बाद हमें मिला है जो पी, यानी कि पी मान लो या क्या मान लो, वो हमको मिला है 1/6, 6 - 6 0 - 2 5 - 1 4 - 4 2। ये हमको कब मिला है? सेम ऑपरेशन लगाने के बाद। या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर लो कि यहाँ पर इसको लिख लो, ए मैट्रिक्स को लिख लो, इसके ऑगमेंटेड में लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ये क्या हो। और पीछे फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि R = क्या ए, कि यदि इस मैट्रिक्स को हम ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म आ जाएगी। जो एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ये, बस जो हम ऊपर पी करके आए थे, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था पी। ठीक है, R = क्या हुए हमारे पास है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बात है, इस मैट्रिक्स में जो बी, इसको यदि हम इससे जो स्पैन करेंगे वेक्टर से, इन रो से, ये रो आर, ये रो है, इससे जो स्पैन करेंगे उसमें एक बात हम देखेंगे, B1 जो आएगा वो B3 जो आएगा वो 2 × B1 आएगा। B3 = 2B1, ये फिक्स हो गया। तो हमारे पास हम तीनों को ही लेकर के चलेंगे, बस इसको हम कट ही कर देते हैं। ठीक है, हम लेकर के चलेंगे सिर्फ 3 को। और ये तीन क्या बना रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यदि हम B1, B2 और B4 को लेकर के चलें तो हमारे पास क्या आएगा? बीटा B = B1, B2, B4 क्या आएगा हमारे पास? B1 रो 1 प्लस B2 रो 2 प्लस B4 रो 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये जो है ये ऑगमेंट, जो रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म की वो है, रोज हैं, यानी कि ये क्या है? B1, B2, B4 के साथ ये है R। ठीक है, R हमारे पास क्या है? क्या वो ए, तो हम यहाँ लिख देंगे B1, B2, B4 को लिख देंगे क्या वो ए। ठीक है भाई, अब क्या को हम एज इट इज रखेंगे और ए हमारे पास यहाँ क्या है? ए जो है वो हमारे पास α1, α2, α3 है, तो हम इसको लिख देंगे, ये जो है B1, B2, B4 × क्या, इसको हम लिखेंगे x1, x2, x3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो α1 प्लस में α2 प्लस में α3 हमारे पास आएगा। अब B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए? x1, x2, x3, जो क्या है देखिए, x1 हमारा क्या है? B1 क्या, इसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे B1, B2, B4 × में क्या, ये हमारे पास आएंगे x1, x2, x3। ठीक है, ये n क्रॉस, ये 3 × 3 है, ये 1 × 3 है, तो हमारे पास 1 × 3 का जो मैट्रिक्स आएगा ये आएगा x1, x2, x3 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या वो हमारे पास गिवन है? ये जो हमने यहाँ पर लिखा था क्या की वैल्यू हम दोबारा लिख देते हैं। क्या वो हमारे पास है 1/6, 6 - 6 0 -2 5 -1 2 -4 एंड 4। ये हमारे पास क्या हुआ आया था, और ये हमारे पास x1, x2 आएंगे, जहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स की। थर्ड क्या बोलता है? सी पार्ट हमारे पास क्या है? A1, A2, A3 है। सबसे पहले इनको बेसिस शो करना है, वो हम कर देंगे।
नेक्स्ट में हमें बोलता है कि बी डब्ल्यू में है, एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट करता है बी के रिस्पेक्ट में और एक्स डैश कोऑर्डिनेट अल्फ़ा डैश वाली के रिस्पेक्ट में। तो हमें पी निकालनी है, वही चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हमें इसका फाइंड करना है। चेंज ऑफ मैट्रिक्स क्या था, यदि हम पी को ऐसे लिखें, पी को चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स लिखें बी से बी डैश, तो हमारे पास क्या आएगा, किसी भी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी के रिस्पेक्ट में पी इंटू किसी भी अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी डैश के रिस्पेक्ट में। ऐसा इस फॉर्मूले से हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे। ये आप सोल्व कर लीजिए, यदि ना आए तो फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, या इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो इस पूरे एग्जाम्पल को सॉल्यूशन के लिए हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज फॉर नेट गेट IITs MPYQs एंड अदर एग्जामिनेशंस। सो थैंक्स, बाय बाय, टाटा।